हेलो यूवर्स, आज हम फिर से नए टॉपिक पर लेकर आए हैं और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे देखो तो पहले आप समझोगे कि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है। तो मैटर पर आते हैं। यहाँ पर आप एक कमेंट है उसे आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वीडियो है वो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर जैसे देखो कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और दिलअजीज व्यूअर्स हैं उन्होंने इस कमेंट का जिक्र किया हुआ है। प्रश्न ये है कि हमने किसी को चेक से पेमेंट किया और पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण चेक बाउंस हो गया। तो सर बैंक चेक बाउंस होने का चार्ज लगेगा, और अगर लगेगा तो बैंक सर्विस के अंतर्गत जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। और चेक बाउंस से लेकर बैंक चार्ज और जीएसटी ऑन सर्विस की एंट्री किस प्रकार करते हैं या होगी, इसका पूरा वीडियो बनाइए। अगर कोई लिंक है देखो, ऐसा टॉपिक तो नई बार आया है तो हमने इसका वीडियो तो बनाया नहीं है। कुछ टॉपिक पर है, जैसे चेक से पेमेंट कैसे करते हैं इसका वीडियो है। और बाउंस का वीडियो मुझे शायद तक ध्यान में नहीं आ रहा, लग रहा है कि शायद होगा, और नहीं होगा तभी तो बनने वाला है। और उस पर चार्ज लगने का वीडियो हमारे पास नहीं है। तो पहले हम चलते हैं मैटर पर और सीधे डेली पर आते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास यहाँ पर। तो क्या एंट्री है, हाँ यहाँ पर हमारे पास एक परचेस है 40,000 रुपए का। अब चलते हैं इसी को ही पेमेंट करने के लिए। अब वाउचर में आते हैं, और पेमेंट का मतलब आप जानते हो कि जिस बैंक से आप करते हो उस बैंक का नाम सेलेक्ट करते हो, और नीचे सेलेक्ट करते हो उस व्यक्ति का नाम जिसको पेमेंट कर रहे हो। 40,000 रुपए है, तो 40,000 रुपए की एंट्री है। और ये इंटर, और या गेट्स रेफरेंस, और इंटर इंटर इंटर। अब मुझे थोड़ा सा गायब होना पड़ेगा क्योंकि कुछ कुछ खास मैटर आने वाला है। ये रहा। अब यहाँ पे देखो चेक लिखा गया ऑटोमेटिक, और नीचे देखो चेक नंबर भी आ गया। अब सवाल आता है कि ये कैसे आया। तो बड़ा ही सरल है। आप जब बैंक का लेजर बनाते हो ना, तो आपको इस प्रकार की एंट्री करनी चाहिए। जैसे देखो ये एक्सिस बैंक है, ये बैंक अकाउंट है, और एजुकेशनल बैंक नंबर जो भी कोड हमारे पास है, ये जो चेक बुक है इसे आपको ध्यान में रखना होगा, यस करना होगा बस। यस करोगे तो आपका चेक नंबर कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, टोटल कितना चेक है, चेक बुक वन जैसा है वैसा एंट्री आप कर सकते हो। चाहे तो मैं एक बार एंट्री कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ ऐसा ऐसा जो भी डाल के, और लिख देता हूँ कि 30 बुक है। तो चेक बुक आपका यहाँ पे आ गया। और इस प्रकार आप पूरी एंट्री को कर सकते हो चेक बुक टू के नाम से। अब इसकी एंट्री कर दीजिए, ये हो गया सेव। ऐसा करके आप पूरा सेव कर दीजिए। और यहाँ पर देखो स्पेशली जीएसटी का यूज है, यानी जीएसटी एंड एप्लीकेबल किया गया है। तो हमारा जो सवाल था ना कि बैंक चार्ज लगाता है क्या, क्या उसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो क्लियरली है कि आपका टेली बता रहा है कि उसका जीएसटी नंबर यानी बैंक का जीएसटी नंबर होगा। तो हाँ 100%, अगर आपने कहा कि क्या बैंक चार्ज पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर टेली इस चीज को प्रमाणित कर रहा है। और यहाँ पर हम चेक इसका जीएसटी नंबर डाल के एंट्री करके आगे बढ़े हैं। अब वापस हम अपने अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है एंट्री। ये रहा फिर 40,000 की एंट्री, ये एंट्री हो गई। और ये एंट्री अब यहाँ पर जैसे आप आओगे तो आपका चेक नंबर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है, और चाहो तो आप बदल भी सकते हो। जैसे कि चेक नंबर हम 4 से पेमेंट करना चाहते हैं, तो इसे क्लिक करके 4 कर दो और एंट्री कर दो, तो 4 से पेमेंट हो जाएगा। अब चाहो तो 1 से पेमेंट हो ही हो, तो आपकी मर्जी है, 1 लिख दो, 1 से पेमेंट होगा और यहाँ पे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा पेमेंट करते हो तो इसका मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति को तुरंत पैसा मिल गया। जैसे कि आप बैलेंस शीट में यहाँ पर देखोगे करंट लायबिलिटीज ये पूरा क्लियर हो गया है। तो किसी को अगर चेक का आप एंट्री करते हो तो तुरंत पैसा नहीं मिलता है। आपको ध्यान में रखना है कि पैसा अगर मतलब सब चीज सही रहा तो पैसा उसको 2 दिन बाद, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद ही मिलता है। यानी कम से कम एक दिन का समय तो लगता है। तो तुरंत एंट्री करना भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे चेक बाउंस, जैसे हमारे व्यूअर्स ने जिक्र किया, चेक बाउंस का जिक्र होता है और नहीं हुआ तो अच्छे तरीके तभी एक आपको एक दिन का समय तो लगता ही है। तो आपको एंट्री क्या करनी चाहिए, यानी क्या डिफरेंस करनी चाहिए, उसको ध्यान में रखना है। अब मैं एंट्री को डी करके बताऊंगा, अच्छा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, लेकिन मुझे रीड करके बताना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हर किसी को बेसिक तरीके से समझाना होता है। अगर मैं रीड नहीं करता तो सब लगेगा कि अरे सर ने अचानक क्या चीज कर दिया। तो देखो बैलेंस शीट में जाकर आप देखो, अभी आपको 40,000 रुपये इसको देना बाकी है, दिख रहा है। और वाउचर में आते हैं और क्या एंट्री करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है ऑप्शनल। अगर आप मेरा बहुत समय से वीडियो देख रहे हो, आप जो कमेंट किए वो भी, और जो नए हैं उन लोग भी, अगर नहीं है तो वीडियो देखकर जाके देखो। और जिन लोग देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैंने कुछ नॉन अकाउंटिंग वाउचरों का जिक्र किया था, उसमें से ऑप्शनल एक वाउचर था जिसका मैंने जिक्र किया हुआ है। तो उसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ऐसा क्लिक करोगे तो ये सेंटर में आपको दिख रहा है कि ऑप्शनल लिखा गया है। अब आप पेमेंट करने की एंट्री करो, जिसको पेमेंट करना चाहते हो पूरी एंट्री करो। 40,000 रुपए की एंट्री करो, आगे से रेफरेंस लो, फिर से चेक नंबर आएगा, चेक नंबर डाल दो। मैं फिर से गैप हो जाता हूँ ताकि कोई फर्क ना हो आपको देखने में। हो गया। और पूरी एंट्री को आप यहाँ पे सेव कर दो। सेव करने के बाद आप देखोगे बैलेंस शीट में जिसको पैसा देना चाहिए था वो दिया नहीं गया है। और आप अपनी एंट्री देखोगे डेबिट में, तो ये ऑप्शनल के रूप में, यानी एंट्री तो वहां पर हुई है लेकिन पैसों से नहीं मिला है। यानी इसका मतलब है कि जब भी आप किसी किसी भी व्यक्ति को या कोई व्यक्ति पर्सन को चेक से पेमेंट करते हो तो ऑप्शनल को क्लिक कर दिए रहो।
ताकि आप एंट्री करके रखे रहो और तब तक ये होल्ड में रहे जब तक सामने वाले व्यक्ति को पेमेंट ना हो जाए, या जब तक आपके अकाउंट से पेमेंट क्लियर ना हो जाए, यानी आपके अकाउंट से पैसे ना कट जाए, तब तक ये होल्ड में आप उसे रख सकते हो। क्योंकि इसके बाद चेक बाउंस होना है, रिपीट होना है, यानी बहुत सारे प्रोसेस लग सकते हैं। हो सकता है कि सामने वाला चेक पेमेंट करना नहीं चाहता, यानी कुछ भी मैटर हो सकता है, तो महीने 2 महीने रुक सकते हैं, तो तब तक ये होल्डिंग में यहाँ पर रुका रहेगा। और जब आपका पैसा क्लियर हो जाए तो क्या करना है उसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो देखो, मैं जो ये तरीका आपके सामने यूज कर रहा हूँ ये एकदम सरल और आप सही तरीका बोल सकते हो क्योंकि रिजल्ट सही में है। लेकिन अगर हम कॉमर्स वाइज या बिजनेस वाइज इस प्रोसेस को देखते हैं, तो अगर आपने 11 क्लास 12 क्लास में इस चीज की एंट्री हुई है तो आपने जनरल एंट्री करते हुए देखा है, डीआर में ये आएगा, सीआर में वो आएगा, फिर चेक के होने पेमेंट फिर जमा करने के बाद डीआर में वो आएगा, सीआर में ये आएगा। ऐसा 3 4 प्रोसेस के बाद चेक बाउंस का जो मैटर है वो क्लियर होता है। और मैं आपको समझा रहा हूँ सिंपल और सरल तरीके से। आपको वही एंट्री करनी है जो चेक पेमेंट करने की एंट्री करते हैं, बस उसको रेगुलर की जगह पे ऑप्शनल कर देना है, और ऑप्शनल करने के बाद उसको सेव करके होल्ड करके रख देना है। आपने होल्ड कर दिया, आपका काम कंप्लीट। अब मैटर ये है कि अगर मैसेज आता है आपके अकाउंट से कि पैसा कट गया है 40,000 रुपए, तो बस आपको जाना है डे बुक में, ए से एंटर करना है और इसे वापस रेगुलर में क्लिक कर देना है और इसे सेव कर देना है। इंटर इंटर सेव कर सकते हो या आपको शॉर्टकट पता है तो शॉर्टकट से आप सेव कर सकते हो। अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में जाकर तो उसका पेमेंट ऑटोमेटिक क्लियर हो गया है और आपका काम कंप्लीट। ये तब करना है जब सामने वाले का मैटर क्लियर हो गया, नहीं बाउंस वाउंस का जो मैटर क्लियर हो गया वो सब हो गया तब। और अगर बाउंस वाउंस मीटर आ रहा है तो हमें इस चीज को होल्ड में रखना है, यानी ऑप्शनल रखना है, हमें ध्यान में रखना है। अभी ऑप्शनल हो गया। अब बैलेंस में आप जाकर देखोगे तो सामने वाले व्यक्ति को पैसा अभी पेमेंट नहीं हुआ है। अब इसके बाद का प्रोसेस, यानी हमारा सवाल क्या था कि चेक से पेमेंट किया तो हमने चेक से पेमेंट कर दिया, अब पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण अब बाउंस होने का समय आ गया है, अब चेक हमारा बाउंस होगा। तो बाउंस होगा तो सबसे पहले पता चलेगा उस व्यक्ति को जिसने चेक जमा किया है, तो वो हमसे रिक्वेस्ट करेगा। तो लेकिन इसके बीच एक प्रोसेस है, इसको आप समझिएगा। अगर आपके चेक में ना किसी तरह की कोई गलती होगी ना, तो जो कैशियर है, जो बैंक का रिसीवर है, वो पहले ही चेक दे देगा कि देखो इसमें अकाउंट बैलेंस नहीं है, ऐसा बता देगा। चेक का साइन सही नहीं, ये बता देगा। नहीं, आपको डिपॉजिट करने से पहले आपको वो बता देगा सब चीज को कि ये चीज मैटर ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन अगर आप फिर भी चेक को डिपॉजिट करना चाहोगे, यानी चेक जमा करना चाहोगे बैंक में, जिससे जिससे सामने वाला कार्रवाई होगी तो वो प्रोसेस पूरा करेगा, लेकिन पहले ही वो आपको एक ऑप्शनल दे देता है। तो अगर चेक पे कोई गलती होती है तो आप अपने बोल सकते हो सामने वाले को जाकर कि देखो भी आपका चेक गलती है, कुछ दूसरा दे दो, तो सामने वाला तुरंत दे देगा। तो इससे बैंक वाले क्या होते हैं, बिना विवाद में फंसना नहीं चाहते हैं, यानी विवाद से बचते हैं, और आप भी विवाद से बच जाओगे। लेकिन इन प्रोसेस अगर सही तरीके का रूल फॉलो किया तो आपने चेक डिपॉजिट किया, अब किसी भी तरीके से चेक आपका चेक बाउंस होता है तो, अब चेक बाउंस होता है तो क्या होगा उसको समझना होगा, तो हमें चलना होगा कुछ थ्योरियों पर। चेक बाउंस होने पर कब होता है, तो समय है, मैंने कुछ जी बिजनेस का ही टॉपिक निकाला हुआ है। चेक बाउंस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। और बाउंस होने पर क्या होगा, चेक बाउंस होने पर बैंक अपने ग्राहकों से जुर्माना वसूलते हैं, अब देखो लिखा है। और जुर्मानों की अ, वजह से हिसाब अलग अलग हो सकता है। ये जुर्माना 150 रुपए से लेकर ये मीटर ये हो सकता है, और चेक बाउंस होना आपराधिक माना जाएगा। इसीलिए जो कैशियर है ना वो बस इसी से बचता है, बचने की कोशिश करता है कि नहीं पहले बता दो। लेकिन फिर भी हम चेक जमा करते हैं, या फिर जो चेक जमा काउंटर होता है वहां पर जाकर जमा कर देते हैं, तो वो फिर उसे वही प्रोसेस करता है जो उसे लीगल तरीके से करना चाहिए। लेकिन हम सामने सामने बात कर रहे हैं तो वो आपको रिटर्न पहले कर देगा ताकि आपराधिक मामला ना हो पाए। अब ये क्या हो सकता है, तो यहाँ पे क्लियर है कि जुर्माना वसूल सकता है, और वसूल सकता है इसका मतलब सिंपल तरीके से है कि उसमें वो सर्विस देगा तो जीएसटी लगेगा, तो हमें लेना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि इसकी एंट्री कैसे होगी, तो हम वाउचर में आते हैं और हमें बैंक हमें कुछ चार्जेस लगाता है, यानी वो जो चेक बाउंस हुआ है उसका चार्ज हमें लगाता है। पहले आपने एंट्री क्लियर कर ली, आप देखो मैं अभी एंट्री को होल्ड में रखा हूँ। होल्ड में रखा हूँ इसका मतलब है अभी एंट्री पेमेंट नहीं हुई है। अब हमें बैंक चार्ज लगाता है, तो एंट्री तो पेमेंट में होगी, और अगर आप कैश में पेमेंट करना चाहते हो चार्ज को तो कैश में पेमेंट करो, और अकाउंट से पेमेंट करवाना चाहते हो तो अकाउंट से पेमेंट करवा दो। उसके बाद हमें लेजर बनाना होगा बैंक चार्ज का, ये हमारा बैंक चार्ज है। अब इसको हमने क्या बनाया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब एक्सपेंस इसलिए क्योंकि देखो एक्सपेंस का डिफरेंस आपको मैं समझा समझाया था कि जब आप कुछ एक्सपेंस करते हो तो बदले में कुछ ना आए तो एक्सपेंस है, अगर कुछ आता है तो परचेस है। तो यहाँ पर हम एक्सपेंस कर रहे हैं सामने वाले की सर्विस का, और कुछ हमें मिलना नहीं है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि 800 रुपये सामने वाले ने चार्जेस लगाया, इस पर जो भी है 10% 15% जो भी हमारे चेक का जो चार्जेस लगाया, जो ही मीटर हो सकता है, हम एक अमाउंट ले रहे हैं कि चार्ज इतना रुपए लगाया। अब लगाने के बाद हम इंटर करते हैं। अब ये सोचते हैं कि इसमें हम लोग CGST 9% इंटर कर दें और CGST एस जो भी है IGST इंटर कर दें, तो यहाँ पर डिडक्शन नहीं होगा और ये जो एंट्री है वो गलत है। बैंक चार्ज के नीचे कोई जीएसटी की एंट्री नहीं होगी। देखो, आप परचेस करते वक्त जीएसटी की एंट्री करते हो, और सेल्स करते वक्त जीएसटी की एंट्री करते हो। बात मेरे क्लियर है, क्योंकि इन दोनों के बीच हमें रिटर्न फाइल करनी होती है। लेकिन ये जो बैंक का जो चार्ज है ये आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त आप उपभोक्ता हो। मतलब अगर आपने किसी व्यक्ति को, जैसे कि रिया को या फिर किसी अलादर व्यक्ति को कोई सामान बेचा, बेचने के बाद वो सामान का उपभोग करता है, तो वो जीएसटी रिटर्न फाइल थोड़ी ना करेगा, वो तो उपभोक्ता है। तो यहाँ पर भी मैटर ऐसा ही हो रहा है कि बैंक चार्ज लगाने वाला, यानी बैंक जिस पर लगा है चार्ज लगा है, वो आपको उपभोक्ता हो, तो आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा। तो जो बैंक है वो
उस पर जितना परसेंट जीएसटी लगता है वो लगाकर ही आपको चार्ज लगाकर देगा। यानी 800 रुपये लगेगा तो 800 रुपये पर जितना भी उसका 18% जीएसटी लगता है वो लगाकर एक साथ आपको बोलेगा कि इतने का चार्ज आपको देना है। तो ये जो हमें जीएसटी एंट्री करना, ये गलत है। हमें यहाँ पर लिखना होगा बैंक ने जितना अमाउंट दिया है, तो सामने वाले ने बोला कि 950 रुपये देना है, तो 950 रुपये की हमें एंट्री करनी होगी। ये पूरा अमाउंट, यानी इसमें चार्ज के साथ प्लस जीएसटी जुड़ के हमारा टोटल अमाउंट आया है, और इसे हमें करनी होगी एंट्री। अब इसे आप चेक से दे रहे हो या फिर जैसा भी कर रहे हो, आधा तरीके से कर रहे हो, जो भी है वो आपको लिखना पड़ेगा। या फिर आप कैश दे रहे हो तो वहाँ पे मेटर कैश भी ले लेता हूँ, देखो ये कैश आएगा तो ऐसे एंट्री हो जाएगा, ये सब चीज झंझट नहीं पड़ेगी। जैसा भी है आपका बैंक चार्ज की एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो सवाल में क्या था, फिर से आ जाते हैं हम लोग। सवाल ये था हमारा कि चेक बाउंस होने के अगर हो गया तो चार्ज लगेगा। बिल्कुल लगेगा, ये क्लियर बता रहा है कि चार्ज लगेगा। चार्ज कुछ भी हो सकता है। और जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन जो हम यहाँ पे डिडक्शन नहीं करवाएंगे, यानी हमें टेली में उसका डिडक्शन नहीं करवाते हैं। जो चार्ज लगा के सामने वाला बोलता है वो हमें देना होता है। अब मान लेते हैं, इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से कि हम मोबाइल खरीदने जाते हैं और खरीदते हैं, तो उस बोलता है कि सामने वाला कि भैया 12,000 का ये मोबाइल पड़ेगा, नॉर्मल 12,000 का पड़ेगा। तो हम उसे 12,000 रुपये दे देते हैं। तो उस 12,000 रुपये में जीएसटी जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, तो बिल्कुल उसमें जीएसटी जोड़ के सामने वाला बता रहा है। तो कभी भी कोई हम पूरा अमाउंट पेमेंट करते हैं तो सामने वाला उसमें अपना जीएसटी जोड़कर ही बताएगा। आप सामान को सेल कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए ये डे बुक है, यहाँ पर कोई सेल है क्या, आप देखो यहाँ पे जीएसटी तो नहीं लगा है, लेकिन डिस्काउंट तो लगा हुआ है। अब इसमें जीएसटी लगाओगे तो आप टोटल अमाउंट को बताएगा, बताओगे ना कि टोटल आपको इतना लगा हुआ है, जीएसटी प्लस करके बताओगे ना। तो वैसे ही आपको जो चार्जेस पेमेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पर जो पेमेंट की एंट्री हुई है वो जीएसटी के साथ हो। यहाँ पे डिडक्शन नहीं करवाना है हम लोग को, क्योंकि इसका रिटर्न फाइलिंग नहीं हो रही है। बात तो समझिएगा, बच्चों की तरह हरकत नहीं किया करते। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस तरीके से समझना पड़ेगा हर चीजों को। तो जो अमाउंट हमें सामने वाले बैंक ने बोला वही हमें यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। और एंट्री करने के बाद एक रीचेक, यानी दोबारा चेक की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग पेमेंट में आते हैं, और हो सकता है कि हम चेक नंबर 2 से पेमेंट करें, तो हमें दोबारा इसमें एंट्री करनी पड़ेगी और मुझे गैप होना पड़ेगा। और यहाँ पर हम चेक नंबर 3 4 जो भी हम दूसरा चेक जारी कर रहे हैं उसे हमें एंट्री करनी पड़ेगी। अब एंट्री करनी पड़ेगी, हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम तब तक होल्डर में रखेंगे जब तक पेमेंट नहीं हुआ है। अगर ये भी चेक बाउंस होता है तो फिर से प्रोसेस चालू हो जाएगा हमारा मैटर। लेकिन बार बार चेक बाउंस होना आपराधिक श्रेणी में आएगा, तो चीजों को समझिएगा। अब हमने बैंक चार्ज पेमेंट कर दिया, सबसे पेमेंट कर दिया। अब सामने वाले व्यक्ति को पैसा पेमेंट हो गया है, बैंक से हमारा कट गया 40,000 रुपए। तो हमें डे बुक में जाना है, और मैं वही जो बताया था ऑप्शन को क्या कर देना है, रेगुलर कर देना है। इससे आप इंटर इंटर के सेव कर सकते हो, या शॉर्टकट आता है तो शॉर्टकट से भी सेव कर दो। आपका काम कंप्लीट। सामने वाले व्यक्ति को पेमेंट, यानी सामने वाले व्यक्ति को यहाँ पर आप ध्यान में रखोगे, कहा गया ये पेमेंट क्लियर हो गया। तो ये रहा मैटर आपका जो आपके सामने रखा हुआ था। तो अब यहाँ पर एक और चीज को हमें समझना होगा कि देखो, जैसे कि मैं वाउचर में जाता हूँ और एक फिर पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे ही मोहन को ही, वैसे कुछ देना बाकी नहीं है, ऐसा ही 5,000 रुपये चेक से पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ, कैश से नहीं जी, चेक से। ये चेक से पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखो चेक नंबर आता है, और चेक नंबर आता है, अब मैं यहाँ पर चेक नंबर 5 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर मैं इसे मिटा के 1 कर देता हूँ। तो देखो ये 1 से पेमेंट हो रहा है, पूरा क्लियर दिखाया था, पूरा क्लियर हो गया पेमेंट। आपको मैं डे बुक में जाकर उस एंट्री को ही पूरा दिखाया था हूँ, मोहन को पेमेंट जो दोबारा हुआ है 5,000 रुपये का, ये रहा। आप क्लियरली देख लो कि मैटर क्या हुआ है। चेक नंबर 1 से पेमेंट हुआ है, जबकि ये चेक हमारा बाउंस हो चुका है। अब बात को समझिएगा कि ये चेक हमारा क्या हो गया, बाउंस हो चुका है। अब जब चेक बाउंस हो गया है तो इस चेक से हम पेमेंट किसी को नहीं कर सकते, तो इसे हमें कैंसिल करवाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करोगे, अब उस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ बैंकिंग में जाना होगा, चेक रजिस्टर में जाना होगा, सिलेक्ट करना होगा चेक बुक 1 का है, और ये चेक नंबर 1 है। अब इसको अल्टर करना पड़ेगा, हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये हो गया अल्टर। मैं साथ तक अभी कुछ मैटर कर दिया, बिल्कुल कोई बात नहीं। मान लो चेक नंबर 2 था, अब मैं इसे अल्टर करता हूँ। क्यों अपडेटेड नहीं है, सेलेक्टेड नहीं है क्या, कैन नॉट अपडेटेड, क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुई क्या। अवेलेबल चेक तो है, सब चीज़ है, अल्टरेशन करने क्यों नहीं दे रहा है। तो ये चेक मोहन को पेमेंट हो गया है, तो चलो इसको यूज कर लेते हैं, इसको स्पेस करते हैं, अल्टर करते हैं। हाँ देखो अब आ गया। देखो हम चेक नंबर 1 का यूज कर चुके थे, इस कारण से तो बस यहाँ पे एंट्री करने में गड़बड़ हो गई थी, और मैं शुरू से ले आता हूँ आपको। डे बुक, ये जो पेमेंट हुआ है 5,000 का, इससे हमें डीट करना पड़ेगा। ये एंट्री डीट हो गई। बैंकिंग, चेक रजिस्टर, ये अब यहाँ पर आ गया। सेलेक्ट करते हैं, स्पेस बटन दबा के अल्टर करते हैं, और यहाँ पे से हमें कैंसल चेक करना पड़ेगा, मुझे मीटर बता देना पड़ेगा। और ये रहा आपका मीटर सामने। अब ये चेक कब, हाँ, क्यों कैंसिल हो रहा है, क्यों यूज नहीं हो रहा है, तो हम बाउंस लिख सकते हैं। जो भी है यहाँ पे जो मीटर आया है चेक का, उसका हम यूज कर सकते हैं कि नो यूज, जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख कर इसे एक्सेप्ट कराना होगा, ताकि ये चेक कभी यूज ना हो सके, क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है हमारा।
अब मैटर आता है हमारा, वापस चेक कर लेते हैं क्या इस चेक से पेमेंट हो रहा है क्या। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, बैंक लेंगे और मोहन को ही ले लेते हैं। 5,000 रुपए की एंट्री है, चेक का समय आ गया है। अब यहाँ पे चेक नंबर 2 ऑलरेडी ऑटोमेटिक दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, चेक नंबर 1 लिख कर देखता हूँ, तो देखो क्या बोल रहा है कि नहीं ये यूज नहीं हो सकता। फिर से देख लेते हैं, चेक नंबर 3 ये यूज हो जाएगा। फिर से हम चेक कर लेते हैं, चेक नंबर 1, तो फिर से मैसेज है, क्योंकि हमारा जो चेक है बाउंस हो चुका है, यानी कैंसिल हो चुका है, यानी इस चेक से पेमेंट अब किसी को नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद से पेमेंट होगा और ये हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको समझाया कि अगर आपका ये जो मैटर आता है, ये पूरा एंट्री कि किस प्रकार एंट्री होगी, क्या चीज़ होगी, तो हमने समझा दिया। ऐसा प्रॉब्लम अगर आप में से किसी और का भी है तो उसका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया है, या आप चाहते हो कि इस प्रकार हम आपके बिजनेस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, क्योंकि हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं, और नहीं तो आपकी मर्जी है। और हमारा जानकारी कंप्लीट हो चुका है, और मिलते किसी अलग वीडियो पर।